हेलो गाइस, दिस इज़ अदिति। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर। तो इसका नाम है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस टाइप की अवधारणाएं आईं तथा कैसे हमने निवेश करना जाना तथा निवेश की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि एनसीईआरटीज़ के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे ही एक कोड से शुरू होते हैं। आप सब जानते हैं क्यों? मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये मतलब आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को कम शब्दों में रखने में हेल्प करता है। और कोई भी अगर एक एग्ज़ामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो वो चाहेगा कि आप कम शब्दों में उसे सब कुछ समझा दें जो वो समझना चाहता है। ये नहीं कि आपने 10-20 पेजेस लिख दिए एंड समझ में ही नहीं आया, क्योंकि 10-20 पेज पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए कोट्स लिखे होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप भी कुछ कोट्स को लर्न कर पाएँ। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो यही कोट्स आप लर्न कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप कोट्स को गूगल पे सर्च कर लीजिए, या फिर हमारे आईएएस पॉइंट से काफ़ी सारे कोट्स भेजे जाते हैं, उन्हें आप देख लें। तो चलिए पढ़ते हैं। इसका परिचय देखते हैं कि क्या है। मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे, मतलब जिसने हमारे विकास को बहुत अधिक प्रभावित किया है उन कारणों को हम देखेंगे। जैसे लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से बहुत सी चीज़ें व्यक्त होती हैं हमारे देश में। आप सभी जानते हैं बहुत से नाटक के रूप में या फिर लोकगीतों के रूप में बहुत सी चीज़ों का व्याख्या होता है। जैसे रामलीला के रूप में पूरा रामायण आप लोगों को समझाया जाता है। उसी तरीके से लेकिन इन कार्यों को करने के लिए क्या चाहिए? कुशलतापूर्वक करने के लिए एक कौशल और एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर मैंने आपको कह दिया कि आपको ये बैंक संभालना है तो सिंपल सी बात है, आपको अकाउंट्स की जानकारी होनी चाहिए। अकाउंट्स की होनी चाहिए, टैली की होनी चाहिए, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं वैसी होनी चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे ना। तो इसलिए जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसके बारे में आपको कौशल ज्ञान तथा प्रशिक्षण की प्राप्ति होनी आवश्यक होती है। ठीक है, तथा शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ हैं। हाँ, तो एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मतलब शिक्षा केवल यही एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाली जॉब और एक अच्छा जीवन ही नहीं, हमें विवेकशील बनाती है। जैसा कि एक शिक्षित आदमी जानता है कि उसे कब सही समय पर क्या निर्णय लेना है तथा चीज़ों को किस तरह से उपयोग करना है, चीज़ों की बर्बादी होने से कैसे उन्हें बचाना है। अगर आपके अंदर ये सभी गुण हैं तो आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं। व्यक्तियों का समाज में चल रहे परिवर्तनों को बेहतर समझ प्रदान करता है। जैसे हम जीवन में कई सारे विकल्पों का चयन करते हैं। मान लीजिए कोई बैंकिंग सेक्टर में है, अगर हम 9th के बाद ही क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो हमें चूज़ करना होता है ना कि आर्ट्स चाहिए, साइंस चाहिए या फिर कॉमर्स चाहिए। तो वो चीज़ें ही बताती हैं कि हम किस टाइप के समाज में एंटर करने वाले हैं, हमारी सोशल लाइफ जो है वो कैसी होगी। जैसे अगर किसी ने आर्ट्स चूज़ किया है तो सिंपल सी बात है, उनकी लाइफ आर्ट्स के बच्चों तक ही सीमित रहेगी, और जिन्होंने साइंस चूज़ किया है वो साइंटिफिक एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे, साइंस की चीज़ों को पढ़ते होंगे, और जिन्होंने मैथ्स लिया है वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस देखते होंगे, मैथ्स की चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते होंगे। उसी तरीके से शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि शिक्षा एक और मदद करती है कि हम अपनी पुरानी रूढ़िवादी कल्पनाओं को देख पाते हैं कि ये जो प्रथाएं चली आ रही हैं ये सही हैं कि नहीं, उनका आकलन भी करते हैं। जैसे बहुत पहले से बहुत सारी प्रथाएं चली आ रही थी, तो शिक्षित जब इंसान धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करता है, जैसे लोग कहते हैं ना बिल्ली रास्ता काटे तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन से बात कहेंगे तो वो शायद नहीं मानेगा, क्योंकि वो शिक्षित हो चुका है। ये कोई लॉजिक नहीं होता है। हाँ, इसके पीछे देखा जाए तो एक साइंटिफिक लॉजिक होता है कि बहुत पहले जो बिल्लियाँ थीं वो झुंड में चला करती थी। तो ये होता था कि अगर एक बिल्ली रास्ता काटे और ट्रक वाले, कार वाले अपनी गाड़ी लेके चल देते थे, जिससे जो और बिल्लियाँ आ रही होती थी वो
उनका एक्सीडेंट हो जाता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो उन जीवों को, उनकी जान को बचाने के लिए ये एक बात कही गई कि जब बिल्ली रास्ता काटे तो तुरंत वहाँ से नहीं जाना चाहिए, थोड़ा देर रुक के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अगर उसके पीछे कोई और जानवर हो, या मान लीजिए बिल्ली भाग रही थी तो उसके आगे चूहा होगा, उसके पीछे कोई और भी जानवर हो सकता है, तो वो लोग चले जाएं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि बिल्ली रास्ता काटे तो काम नहीं होता है। मानव पूंजी क्या है? तो आज हम पढ़ेंगे मानव पूंजी क्या है। तो आप लोग क्या समझते हैं मानव पूंजी से? किसी को पता है कि मानव पूंजी क्या होती है? जिस प्रकार एक देश अपनी भूमि, जैसे कि भौतिक संसाधन हो गए, जैसे कारखाने हो गए आदि चीज़ों को भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को अभियंता और डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में भी परिवर्तित किया जा सकता है। पूंजी मतलब होता है कोई एक संचित चीज़। जैसे लोग कहते हैं ना कि बिज़नेस में जो पूंजी होती है उसे हमेशा बचा के रखना चाहिए। लाइक जितना हमने बिज़नेस में लगाया था, जैसे मान लीजिए आप एक दुकान चला रहे हैं और आपके उस दुकान के महीने का पूरा सामान 10,000 में आता है, तो आपको कैसे भी करके वो 10,000 तो बचाना ही होगा ना, क्योंकि अगर आप सामान बेचेंगे तो उसी गति से सामान ख़त्म भी होंगे, आपको फिर से ख़रीदने होंगे। अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट 14,000 हुआ तो आप उसमें से 10,000 नहीं खर्चा करेंगे, आप उस 10,000 यानी जो पूंजी बची हुई है आप उसे बचा के रखेंगे, तथा बचे हुए 4,000 का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो उसी तरीके से मानव पूंजी भी होती है। जैसे जो छात्र रूपी जीवन है, हम लोग की पूंजी क्या है? हमारा ज्ञान है, जिसे हम किस रूप में खर्च कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट क्या होगा? अगर हम अच्छी जॉब पाते हैं, अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने देश के विकास में सहायक हो सकते हैं, तो ये होगा कि हमारी पूंजी एक प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। तो उसी प्रकार छात्र की जीवन पूंजी भी होती है, जो कि वो जब डॉक्टर बन जाता है तो वो उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं। ये कुछ सवाल हैं जिसे हम पढ़ेंगे। मानव पूंजी के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो आइए पढ़ते हैं। मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत शिक्षा माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा ही हमारी अमूल्य निधि है। अगर वो हमारे पास है तो वो जीवन पर्यंत हमारे पास रहेगी और उससे हमें प्रॉफिट ही होता है। मुझे नहीं लगता कि किसी का शिक्षा से लॉस भी होता होगा। जैसे कार्य के दौरान प्रशिक्षण हमारी पूंजी है, सूचना है, ये सारी चीज़ें हमारी पूंजियों में आती है। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? ये एक सवाल आप देख रहे होंगे सामने। तो बताइए, आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। माता पिता एजुकेटेड हों चाहे ना हो, लेकिन वो एक बच्चे को एजुकेशन की कीमत ज़रूर समझाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो ये जानते हैं कि उन्होंने कितनी सारी परेशानियों का सामना किया है, और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कभी भी ऐसी परेशानियों का सामना न करे, वो ऐसी स्थितियों से न गुज़रे जिन स्थितियों से कहीं ना कहीं वो गुज़र चुके हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो उनसे एक बेहतर जीवन जिए, जो वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए, जिन इच्छाओं की पूर्ति माता पिता नहीं कर पाए, अपने जिन मंजिलों को वो नहीं पा पाए, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें पाएँ। इसीलिए वो अपने बच्चों को एक बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, आई थिंक सब कुछ, कोई भी हमारी सुख सुविधाओं का ख्याल माता पिता रखते हैं तो वो अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में न रखते हुए ही करते हैं। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है? जैसा कि एक सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब देखिए, लोग कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को वही कर सकता है जो उस कार्य को जानता हो। ठीक है, तो जैसे अगर एक डॉक्टर है तो वही ना अच्छे से बेंडिंग कर सकता है, आपको चोट लगे तो आपको दवा दे सकता है, प्रिस्क्रिप्शंस लिख सकता है, मेडिसिन्स के बारे में बता सकता है। लेकिन अगर आप चाहें कि वो काम एक इंजीनियर कर दे तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। तो इस प्रकार के स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम देखेंगे प्रतिशोधी आयुर्विज्ञान, यानी कि टीकाकरण। टीकाकरण मतलब वो नहीं जो पूजा करने के बाद टीका लगाया जाता है।
टीकाकरण मतलब इंजेक्शन लगाना होता है जो बच्चों के लिए आवश्यक होता है। जैसे छोटे बच्चों को लगवाते हैं ना हम हेपेटाइटिस बी का टीका तथा पोलियो से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं एक्सेट्रा। ये बीमारियों से बचने से पहले लगाते हैं जो हमारे अंदर एंटीबॉडी को जन्म देते हैं, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और उस रोग के जीवाणु को हमारे शरीर में उत्पन्न होने से रोकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फर्म अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। फर्म के अपने कई स्थान पर ही पहले से काम को जानने वाले कुशल कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं। दूसरे कर्मचारियों को तथा प्रशिक्षण पाने के लिए कहीं और भेजा जा सकता है। दोनों ही मतलब देखिए, किसी भी कंपनी में जब आप एंटर करते हैं तो उस कंपनी के लोग आपको अपनी मतलब जिस तरीके से काम करना है वो आपको सिखाते हैं। कुछ समय की ट्रेनिंग मिलती है, सबको फ्रेशर्स को मिलती है। तो वो ये बताते हैं कि उनकी कंपनी में जिस तरीके से काम होता है उस मतलब किस तरीके से आपको वहाँ पे काम करना है। तो इसमें वो जो व्यय करती है वो एक तरह से आप पर लगाई गई उनकी पूंजी ही होती है कि वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ये उनकी पूंजी है जो उन्हें प्रॉफिट के रूप में मिलेगी जब आप अच्छे से वर्क परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक उसी तरीके से माता पिता की भी बच्चे पूंजी ही होते हैं। वो उन्हें बचपन से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो हम पर पूंजी लगाते हैं ताकि जब हम बड़े हो सकें तो हम उनका देखभाल भी कर सकें। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं अपनी रीडिंग, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और सुनिए, कल आ रहे हैं IPS मयंक चौधरी सर। तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो, इंटरव्यू से संबंधित हो या फिर आपके क्वेश्चन प्रीलिम से, मेन से, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।